गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स की क्लास में आपका स्वागत है। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है सेंट्रल बैंक। पिछले लेक्चर में हमने कॉमर्शियल बैंक के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने समझा था कि कॉमर्शियल बैंक इनिशियल डिपॉजिट से कहीं ज़्यादा उधार दे देती है, तो इसका मतलब है वो भी एक मनी सप्लाई के रूप में कार्य करती है। किसके माध्यम से? क्रेडिट क्रिएशन के माध्यम से। हमने ये भी जाना कि अगर मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू अधिक है तो जो इनिशियल डिपॉजिट से क्रेडिट क्रिएशन होगा वो ज़्यादा होगा, और अगर मनी मल्टीप्लायर की जो वैल्यू अगर कम है तो जो क्रेडिट क्रिएशन होगा कॉमर्शियल बैंक के माध्यम से वो कम होगा। हमने ये भी समझा है कि जो मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू है वो किस पर निर्भर करती है? बिल्कुल सही, LRR पर, लीगल रिजर्व रेशियो है जो, उस पर निर्भर करती है। अगर हम लोग माने कि LRR 0 कर दिया जाए तो क्या होगा? बिल्कुल सही, क्रेडिट क्रिएशन की जो क्षमता होगी कॉमर्शियल बैंक की वो अनलिमिटेड हो जाएगी और जितना चाहेगी कॉमर्शियल बैंक उतना उधार दे पाएगी। तो ऐसा किसी भी इकोनॉमी के लिए सही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर बैंक की जो क्रेडिट क्रिएशन की क्षमता है वो अनलिमिटेड हो जाएगी, असीमित हो जाएगी, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो इकोनॉमी में है मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और इसका परिणाम ये होगा कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन जैसी सिचुएशन हो जाएगी और इकोनॉमी सही से ऑपरेट नहीं हो पाएगी। तो ऐसी संबंधित समस्या से बचने के लिए कोई संस्था होनी चाहिए देश में। बिल्कुल सही, और वो है हमारे देश में कौन? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे देश का सेंट्रल बैंक है, तो उसी को उदाहरण के रूप में यहाँ ध्यान में रखकर हमें सेंट्रल बैंक के बारे में समझना है। तो सेंट्रल बैंक के क्रेडिट के कंट्रोल के अलावा भी बहुत से कार्य करती है। यानी जो सेंट्रल बैंक है किसी भी देश की, वो एक अपेक्स बॉडी होती है और जिसका कार्य होता है जो भी मॉनिटरी और आपका बैंकिंग व्यवस्था है, यानी बैंकिंग और मॉनिटरी स्ट्रक्चर है किसी भी कंट्री का, उसको कंट्रोल करना होता है, ऑपरेट करना होता है, और इसी के साथ साथ क्या करना होता है? उसको रेगुलेट करना होता है। तो जो केंद्रीय बैंक है वो किसी भी देश में जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है, मौद्रिक नीति होती है, उसको संचालित करने का मुख्य कार्य करती है, यानी अहम भूमिका निभाती है। उसी के माध्यम से देश में मनी सप्लाई चलती है, यानी ज़्यादा भी मनी सप्लाई होगी या कम होगी ये सब कौन निर्धारित करता है? सेंट्रल बैंक करता है। लेकिन सेंट्रल बैंक हमेशा एक ऑप्टिमम लेवल है उस लेवल तक ही मनी को इकोनॉमी में रहने देती है। अगर ज़्यादा सप्लाई होती है तब भी उसको वो कम करने की कोशिश करती है, जो भी मनी की सप्लाई है, और अगर मनी की सप्लाई कम है तो भी वो उसको ज़्यादा करने की कोशिश करती है। यानी एक ऑप्टिमम लेवल पर मनी की सप्लाई को रहने देती है ताकि इकोनॉमी में जो भी मनी की सप्लाई हो वो एक लेवल तक बनी रहे। भारत में जो मौद्रिक नीति का संचालन करती है वो हमारी सेंट्रल बैंक है। कौन? वो है हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे हम लोग शॉर्ट में क्या कहते हैं? RBI कहते हैं। उसके द्वारा मौद्रिक नीति का संचालन किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि सेंट्रल बैंक का क्या अर्थ है, यानी इसकी मीनिंग को समझते हैं। Meaning of a central bank: it is an apex body that control, operates, regulates and direct the entire banking and monetary structure of the country। यानी ये क्या है? एक एपेक्स बॉडी है और जो क्या काम करती है? कंट्रोल करती है, ऑपरेट करती है, रेगुलेट करती है, डायरेक्ट करती है। किसको? इंटायर बैंकिंग एंड मॉनेटरी स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। यानी जिस देश का केंद्रीय बैंक है उस देश की केंद्रीय बैंक जो उस संबंधित देश का बैंकिंग और मॉनेटरी स्ट्रक्चर है, ढांचा है, उसको वो कंट्रोल नियंत्रित करती है, ऑपरेट संचालित करती है, नियमित करती है और निर्देशित भी करती है। तो इस तरह से कार्य किए जाते हैं किसके माध्यम से? केंद्रीय बैंक के माध्यम से। तो यहाँ केंद्रीय बैंक का अभिप्राय हुआ कि ये एक अपेक्स बॉडी है, शीर्षस्थ संस्था है किसी भी देश की, और इसका काम है जो बैंकिंग व्यवस्था है और मौद्रिक ढांचा है किसी भी देश का, उसको नियंत्रित करना, उसको संचालित करना, उसको निर्देशित करना है। हर एक वित्तीय रूप से उन्नत देश का अपना सेंट्रल बैंक होता है। भारत का सेंट्रल बैंक आपको पता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। यूनाइटेड किंगडम का सेंट्रल बैंक बैंक ऑफ इंग्लैंड है, और जो USA का सेंट्रल बैंक है वो उसका नाम क्या है? उसका नाम है
फेडरल रिजर्व सिस्टम। तो जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है उसके बैंक का नाम है फेडरल रिजर्व सिस्टम। हमारे देश में जो केंद्रीय बैंक है, हमारा देश का जो केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी और वो हुई थी 1934 के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के माध्यम से, जो 1934 में क्या हुआ था, पास हुआ था, और उसके माध्यम से 1 अप्रैल 1935 में हमारा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसकी स्थापना हुई थी। अब हम लोग समझते हैं कि केंद्रीय बैंक क्या क्या कार्य करता है, यानी फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, और वो किसके संदर्भ में समझना है हमें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि हमने इसी को उदाहरण के रूप में लिया है समझने के लिए। तो सबसे पहला जो फंक्शन दिया है, इसका कार्य दिया है, वो है बैंक ऑफ इशूइंग नोट्स, यानी ये जो करेंसी है उसको निर्गम करने का अधिकारी है। सबसे पहले ये है क्या है, करेंसी अथॉरिटी फंक्शंस ऑफ द सेंट्रल बैंक, यानी बैंक ऑफ इशूइंग नोट्स, या इसी को बोलेंगे करेंसी अथॉरिटी फंक्शंस ऑफ द सेंट्रल बैंक। तो सबसे पहले जो केंद्रीय बैंक का कार्य है मुद्रा को निर्गम करना, यानी मुद्रा को जारी करना किसी भी इकोनॉमी में। तो समझते हैं इसको, सेंट्रल बैंक हैज़ द सोल अथॉरिटी फॉर इशू ऑफ करेंसी इन द कंट्री। जो केंद्रीय बैंक होता है किसी भी देश का, उसको एकमात्र अधिकार होता है किसके लिए, जो भी करेंसी होती है उसको इकोनॉमी में जारी करने का। द नोट इशूड बाय द सेंट्रल बैंक आर इन अनलिमिटेड लीगल टेंडर। जो सेंट्रल बैंक के माध्यम से नोट जारी किए जाते हैं, इशू किए जाते हैं, वो क्या होते हैं, अनलिमिटेड लीगल टेंडर, यानी असीमित विधि गया मुद्रा होती है, उसका भुगतान में, जो भी लेन देन में उसका यूज असीमित रूप से कर सकते हैं। भारत के संदर्भ में जो रिजर्व बैंक है वो 1 रुपये का नोट और सभी सिक्कों को छोड़कर बाकी सभी जो भी मूल्य के नोट्स हैं, करेंसी हैं, उनको जारी करती है, यानी उनको जारी करने का अधिकार है। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि इकोनॉमी में जो भी मनी की सप्लाई को रेगुलेट करने का संपूर्ण अधिकार है वो किसके पास है, वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। तो ये किसी भी बैंक का मुख्य कार्य होता है, कौन सा, बैंक ऑफ इशूइंग नोट्स है, यानी इकोनॉमी में करेंसी को जारी करना। अब हम लोग समझते हैं एडवांटेज ऑफ सोल अथॉरिटी ऑफ नोट इशूड विथ आरबीआई, यानी आरबीआई को नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार है। इसके क्या फायदे हैं, क्या लाभ हैं, उनके बारे में समझते हैं। केवल आरबीआई को ही नोट जारी करने के अधिकार होने की वजह से जो नोट जारी हो रहे हैं उसमें क्या बना रहता है, एक रूपता बनी रहती है, यूनिफॉर्मिटी बनी रहती है, किसी प्रकार का जो भी क्लेश है वो उत्पन्न होने की संभावना नहीं रहती है। ये उसका सबसे पहला लाभ है। और दूसरा इसका लाभ ये है कि यह इकोनॉमी में केंद्रीय बैंक को जो मनी सप्लाई को रेगुलेट करने की पावर है वो भी प्रदान करता है, क्योंकि जो जनता के पास मुद्रा होती है वो भी मनी सप्लाई का एक भाग होती है, जिसके माध्यम से ये जो एकमात्र अधिकार दिया गया है आरबीआई को नोट जारी करने का, तो उसकी वजह से वो मनी पे पर्याप्त रूप से कंट्रोल कर पाती है, यानी जितना उसे चाहिए इकोनॉमी में मनी को उतना वो समायोजित या उसको कर पाती है। इसी के साथ साथ एक इसका अगला जो फायदा है वो ये है कि जो हमारी गवर्नमेंट है उसको भी आरबीआई के ऊपर सुपरविजन करने का, उस पर कंट्रोल करने का, किसके संदर्भ में, जो नोट इशू की जा रहे हैं उसके संदर्भ में योग्य बनाती है, यानी हमारी सरकार योग्य हो पाती है इसके माध्यम से आरबीआई को सुपरवाइज करने में और उस पर कंट्रोल करने में कि वो नोटों को सही से जारी कर रही है कि नहीं कर रही है। इसी के साथ साथ इसका ये भी फायदा होता है कि लोगों का जो भी बैंकिंग व्यवस्था है उस पर विश्वास बना रहता है। और अगला जो इसका फायदा होता है कि जो केंद्रीय बैंक है वो जब नोट जारी करती है तो वो जो रुपए की इंटरनल वैल्यू है और एक्सटर्नल वैल्यू है, जो हमारी करेंसी है रुपए, उसकी बाह्य मूल्य और आंतरिक मूल्य, यानी इकोनॉमी में जो मूल्य होता है संबंधित अपनी ही इकोनॉमी में, वो आंतरिक मूल्य से संबंधित होगा, और जो विदेशों के संदर्भ में, यानी जो आपका एक्सचेंज के करना होता है अदर करेंसी से, जिसको हम लोग बाह्य मूल्य बोलते हैं, वो आप आगे वाले जो आने वाले चैप्टर हैं उनमें समझेंगे, उसको भी नियंत्रित कर पाता है। इसके ये फायदे हैं किसके, बैंक ऑफ इशूइंग नोट्स के।
अगला जो सेंट्रल बैंक का कार्य है यानी आरबीआई का कार्य वो है बैंकर टू द गवर्नमेंट। तो जो भी राज्य सरकार हैं, केंद्र सरकार हैं, यानी सभी राज्य सरकार और केंद्र सरकार उसके बैंकर के रूप में, एजेंट के रूप में और वित्तीय सलाहकार यानी फाइनेंशियल एडवाइजर के रूप में सेंट्रल बैंक कार्य करता है। तो ये इसको हम लोग समझते हैं। बैंकर टू द गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक आरबीआई इज बैंकर एजेंट एंड फाइनेंशियल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट एंड ऑल द स्टेट गवर्नमेंट। तो जो सेंट्रल बैंक है वो क्या है? बैंकर है। किसका? बिल्कुल सही, जो भी गवर्नमेंट्स हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हैं या फिर सभी राज्यों की गवर्नमेंट्स हों, सरकारें हों। यहाँ पर याद रखेंगे जिस प्रकार से जो कॉमर्शियल बैंक हैं वो लोगों के लिए कार्य करती हैं, उसी प्रकार से जो सेंट्रल बैंक है वो किसके लिए काम करेगी? सरकार के लिए काम करेगी, यानी उसको उधार भी देगी और उसका पैसा जमा भी कर सकती है। तो ये बैंकर के रूप में भी काम करती है, एजेंट के रूप में भी काम करती है और फाइनेंशियल एडवाइजर के रूप में, वित्तीय सलाहकार के रूप में भी कार्य करती है। किसके लिए? बिल्कुल सही, गवर्नमेंट के लिए। एक बैंकर के रूप में यह सरकार की सभी बैंकिंग जो भी व्यापार होते हैं उनको करता है। यह उसके जो करंट अकाउंट हैं उनको रखता है। यह सरकार की नगद कोषों को रखने के लिए चालू खातों को बनाए रखता है, जो करंट अकाउंट होते हैं उनको बनाए रखता है। यह जो सरकार की रिसीट है उनको एक्सेप्ट करता है और इसके साथ साथ जो पेमेंट होते हैं, भुगतान होते हैं, उनको करता है। इसके साथ साथ ये अन्य बैंकिंग कार्यों को भी करता है। यह बैंकर के रूप में सरकार को जो भी अग्रिम होता है, एडवांस होता है, उसको देता है, उसको लोन देता है। किसके लिए? अल्पावधि के लिए, यानी शॉर्ट टाइम के लिए, यानी अल्पावधि के लिए ये कार्य करता है। सरकारें सेंट्रल बैंक से उधार ले सकती हैं जो भी उनके ट्रेजरी बिल होते हैं उनको बेचकर, यानी सेंट्रल बैंक ट्रेजरी बिल को खरीद लेंगी और उसके बदले में सरकार को क्या दे देंगी? बिल्कुल सही, उधार दे देंगी। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि जब सरकार के द्वारा उधार लिया जाता है सेंट्रल बैंक के माध्यम से, तो इकोनॉमी में जो सर्कुलेशन में मनी होती है वो बढ़ जाती है। तो इस तरह की जो इकोनॉमी में सर्कुलेशन में जो मनी है वो बढ़ जाएगी, तो इस तरह से डिफिसिट फाइनेंसिंग कहलाएगी। ये क्यों कहलाएगी? क्योंकि ये सरकार ने अतिरिक्त मुद्रा को लिया है अपने बिल्स के माध्यम से। इस तरह की जो भी मनी होगी उसकी वजह से इकोनॉमी में और अतिरिक्त मनी आ जाएगी और उसकी वजह से इन्फ्लेशन या और भी अन्य चीज़ों को देखने को मिलेंगी, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ सकता है। तो इस तरह की जो व्यवस्था होती है उसको कहा जाता है घाटे की वित्त व्यवस्था। यानी जब सेंट्रल बैंक जो भी गवर्नमेंट्स हैं उनके बिल होते हैं, ट्रेजरी बिल होते हैं, उनको स्वीकार करती है, उसकी वजह से वो नई करेंसी छापती है। और नई करेंसी छपने का मतलब है सरकार के माध्यम से जनता के पास पहुंचना, और जनता के पास पहुंचेगी तो और जो भी उनकी परचेजिंग पावर है वो बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ेगी। तो इस तरह की जो भी व्यवस्था कहलाएगी वो घाटे की वित्त व्यवस्था, यानी इसको बोलते हैं डिफिसिट फाइनेंसिंग। एक एजेंट के रूप में सेंट्रल बैंक जो भी पब्लिक डेट होता है, सार्वजनिक ऋण होता है, उसको मैनेज करती है, उसको व्यवस्थित करती है। यानी जो सरकार द्वारा कर्ज लिया जाता है उसको व्यवस्थित मैनेज करने का कार्य भी केंद्रीय बैंक के माध्यम से किया जाता है, यानी केंद्रीय बैंक करती है। फाइनेंशियल एडवाइजर के रूप में समय समय पर केंद्रीय बैंक जो भी सरकारें होती हैं उनको इकोनॉमिक और जो भी फाइनेंशियल और मॉनेटरी मैटर पर एडवाइस देती है, सलाह देती है कि उन्हें क्या कार्य करना चाहिए। मतलब सलाह अगर गवर्नमेंट मांग रही है तो उनको सलाह दे सकती है किन किन मैटर पर, इकोनॉमिक पर, फाइनेंशियल और मॉनेटरी मुद्दों पर सलाह दी जाती है। किसके माध्यम से? सेंट्रल बैंक के माध्यम से सरकारों को। तो इसके आगे हम लोग अगले लेक्चर में समझेंगे। धन्यवाद।